आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे आइए हम लोग संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1919 का अधिनियम पढ़ लेते हैं। इंडियन पॉलिटी का ये 1919 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इवन पीटी या फिर मेंस, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके सारे पहलुओं को ध्यान से समझना आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संवैधानिक विकास की जहां तक बात थी, तो 1919 का जो संवैधानिक विकास हुआ था, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, तो पहले इसके बैकग्राउंड के विषय में पढ़ लेते। किसी भी चीज के अगर बैकग्राउंड को समझ लिया जाए तो फिर आगे समझने में हमें आसानी रहती है। तो बैकग्राउंड क्या था इसका? तो बैकग्राउंड यह था कि उस समय भारत के स्टेट सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर भारत राज्य सचिव कह लीजिए। भारत राज्य सचिव उस समय थे E.S. मॉन्टेग्यू। A.S. मॉन्टेग्यू, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। इन दोनों का ही जो सम्मिलित रूप से कार्य हुआ, जो सिफारिशें आई, वही 1919 के अधिनियम के रूप में सामने आया और इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि उस समय 20 अगस्त 1917 का समय था। ब्रिटिश संसद के द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। और इस उत्तरदायी शासन की स्थापना को कार्य रूप देने का काम इन्हीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को मिला था, अर्थात E.S. मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को यह कार्य दिया गया था। तो इन दोनों ने अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत की, उन्हीं सिफारिशों को एक विधिक रूप दे करके इस अधिनियम के तहत भारत में लागू किया गया। तो इस सिफारिशों में या फिर इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें थी, इसको पढ़ लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। 1919 के अधिनियम में मुख्यतः दो चीजों में सुधार किया गया था। दो क्षेत्र देखते हैं, कार्यपालिका और उसके अलावे था व्यवस्थापिका। इन दोनों में ही कुछ नई बातें जोड़ी गई। ब्रिटिशर्स ने अपने सुविधा के अनुसार कुछ नई बातें इसमें शामिल की। हालांकि हमारे भारतीयों के लिए इस समय भी रियायत जैसी ही बातें थी। रियायत नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही चंदा के टाइप में समझ सकते हैं। बहुत ही एक दया करके जो थोड़ा सा दे दिया जाता है, उस टाइप का था। जो कुछ भी इन्होंने एक्ट में जो भी प्रावधान बनाए थे, सब अपने अंग्रेजी कर्मचारियों या अधिकारियों या शासकों की सुविधा के लिए ही बनाए थे और कुछ विशेष हम भारतीयों के लिए इसमें नहीं था। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पहले तो प्रांतों की कार्यपालिका में देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यपालिका, ध्यान से देखिएगा वीडियो। अगर वीडियो को अच्छे से आपने समझ लिया तो फिर ये याद ही हो जाएगा, कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। लोग कहते हैं बच्चे की पॉलिटी याद नहीं होता मुझसे, तो याद कैसे होगा जब तक आपने इसको थॉरोली पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो याद कैसे होगा? याद अब वो रट्टा मारने वाली तो उम्र है नहीं, तो रट्टा तो मार नहीं सकते। तो इस चीज़ों को हमें समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पे हमें स्कूलों में इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता। अपने बिहार की तो और भी स्थिति खराब है, तो ये सब होता नहीं। इस वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड कमज़ोर हो जाता है बच्चों का।
तो इसके लिए कोई नहीं, आप ध्यान से देखिए वीडियो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रांतों की कार्यपालिका में देखते हैं कि क्या सुधार किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम की सबसे बड़ी, पहले हम कार्यपालिका का ही देखेंगे, उसके बाद फिर व्यवस्थापिका देखेंगे। तो प्रांत की कार्यपालिका भी देख रहे हैं। तो प्रांत की कार्यपालिका में 1919 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता अगर कहा जाए, 1919 के एक्ट के विषय में अगर सबसे बड़ी विशेषता कहा जाए तो वह था द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन, द्वैध शासन यानी कि दोनों तरफ से शासन, दो तरफा शासन। तो द्वैध शासन की उस समय शुरुआत हुई थी। और ये द्वैध शासन प्रणाली, ये द्वैध शासन, ये जो कंसेप्ट है, ये प्रणाली है, इसके जन्मदाता कौन थे? ये कंसेप्ट किसने दिया था? यह क्वेश्चन बनता है। तो इसके जन्मदाता, इस प्रणाली के जन्मदाता थे, जन्मदाता सर लियोनिल कॉर्टिश। सर लियोनिल कॉर्टिस इसके जन्मदाता थे। और इसी प्रणाली को, इनके इसी द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने का काम किया था मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये दोनों दो व्यक्ति हैं। एक मॉन्टेग्यू है जो भारत राज्य सचिव है, और चेम्सफोर्ड जो है वह गवर्नर जनरल है। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने इसको कार्य रूप देने का कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांत की कार्यपालिका में सबसे पहला परिवर्तन तो यह किया गया, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो सबसे पहला परिवर्तन यह किया गया कि द्वैध शासन की शुरुआत की गई। क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है या फिर कब किया गया भारत में? तो आंसर होगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई, तो इसमें किस तरीके से था यह द्वैध शासन? तो इस प्रणाली के आधार पर क्या किया गया कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद थी, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। तो पहले भाग में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य थे। पहले भाग में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। ठीक है, और दूसरे में जो थे, दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण, गवर्नर के साथ साथ उसके मंत्रीगण। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों ही भाग में अर्थात प्रांतीय कार्यकारिणी के दोनों ही डिपार्टमेंट में गवर्नर होता ही होता था। ठीक है, क्योंकि गवर्नर की भूमिका उस समय सर्वसत्तात्मक थी, अर्थात हर क्षेत्र पर इनका पूर्ण एकाधिकार था, इनको सुप्रीम पावर मिली हुई थी, अर्थात सुप्रीमेसी थी इनकी। तो ये दोनों ही भागों में थे। गवर्नर एक तरफ तो अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ थे और दूसरे भाग में गवर्नर अपने मंत्रियों के साथ थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी, आप जैसे समझो। ठीक है, हमने देखा कि कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभक्त किया गया था, एक में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य और दूसरे में गवर्नर और उसके मंत्रीगण थे। अब ये किन किन विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अपना शासन कार्य करेंगे, तो इन विषयों को भी बांटा गया। तो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित विषय रखे गए, दो भागों में बांटा गया प्रांतीय विषयों को। तो पहले भाग में आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित में। तो गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों का देखभाल करता था और आरक्षित विषयों से जो बचे हुए विषय थे वह हस्तांतरित में आते थे। अब आरक्षित विषय, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि केवल और केवल गवर्नर जनरल के लिए ही रिजर्व्ड थे। तो ये कौन कौन से विषय थे? वे थे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन प्रशासन,
उद्योग, कृषि और आबकारी, ये सारे विषय गवर्नर जनरल के अधीन होते थे और गवर्नर जनरल ही इनसे संबंधित मामलों को देखता था। ठीक है, तो एक तरह से बड़े बड़े जो मामले या डिपार्टमेंट थे वो गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी के अधीन कर दिए गए और इन सभी क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नर जनरल किस प्रकार से करता था, तो इन सब के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की सहायता से गवर्नर जनरल इन सभी क्षेत्रों के मामले देखता था और हस्तांतरित विषयों का जो क्षेत्र था, हस्तांतरित विषयों से संबंधित जो भी मामले थे उनका शासन गवर्नर जनरल अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, क्योंकि दोनों ही जगहों पे भारत का गवर्नर जनरल था, तो यहाँ पे ये भारतीय मंत्रियों की सलाह लेता था और आरक्षित विषयों के शासन के लिए गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों के परामर्श से कार्य करता था। अब आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 क्या था? अब तीसरी बात कि गवर्नर जनरल को एक तो आरक्षित विषय दे दिए गए थे, बड़े बड़े क्षेत्र दे दिए गए थे, महत्वपूर्ण मामले दे दिए गए थे, लेकिन और जो दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय थे वे मंत्रियों को दिए गए थे। तो ये जो मंत्री थे, हस्तांतरित विषयों से रिलेटेड जो मंत्री थे, इन मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। व्यवस्थापिका के प्रति ये मंत्री जो थे उत्तरदायी थे। यदि व्यवस्थापिका इन मंत्रियों के विरुद्ध, जो मंत्री जो नियुक्त होते थे, 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया था प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को, एक में गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्य और दूसरे में गवर्नर जनरल और उसके मंत्रीगण थे। तो इन मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था और इनको यदि व्यवस्थापिका इन मंत्रियों के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव दे दे तो मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता था। मंत्रियों के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव व्यवस्थापिका दे देती है तो सारे मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाता था। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं थी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, और लेकिन गवर्नर जनरल और मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 4। अब चौथा, इसमें क्या प्रावधान किया गया? अगर प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यह प्रावधान किया गया कि अगर प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो गवर्नर जनरल जो करेगा वह राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले लेगा। अर्थात एक तो हस्तांतरित विषयों से संबंधित मंत्रियों को अधिकार ज्यादा नहीं दिए गए, क्षेत्र ज्यादा नहीं दिए गए और उनको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी बना दिया, और उसके अलावे एक और चीज उन पर लाद दी गई कि अगर उनसे रिलेटेड प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो गवर्नर जनरल उस प्रांत की या फिर उस राज्य के प्रशासन और हस्तांतरित विषयों का दायित्व तो अपने ऊपर ले लेगा। गवर्नर जनरल अपने ऊपर ले लेगा, यानी कि अपने हाथों में ले लेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब ये अपने ऊपर ले लेगा, ये जो आपातकाल से थोड़ा सा मिलता है, जो कि आपातकाल में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने हाथों में उस स्टेट का प्रशासन ले लेता है। तो कुछ इस चीज की शुरुआत 1919 के अधिवेशन में देखने को मिल जाती है। चलेंगे आगे। अब 5 क्या था? अगर आवश्यकता होती तो आरक्षित विषयों में, अगर ऐसी आवश्यकता है तो आरक्षित विषयों से संबंधित मामलों में गवर्नर जनरल और भारत सचिव जो थे वह हस्तक्षेप कर सकते थे। भारत सचिव और गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं था।
ठीक है, अब ये कार्यपालिका हो गया क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे व्यवस्थापिका के तरफ। तो व्यवस्थापिका में, प्रांतों की व्यवस्थापिका में क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो यह भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन कि व्यवस्थापिका की जो व्यवस्थापिका सभा की जो सदस्य संख्या थी, यह बहुत अधिक बढ़ा दी गई। सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। इसमें से 70% जो थे वह निर्वाचित होते थे। 70% निर्वाचित व्यक्ति होते थे, ठीक है। और मताधिकार में भी काफी वृद्धि की गई। मताधिकार में भी हम देखते हैं कि वृद्धि कर दी गई थी। मताधिकार में भी वृद्धि हो गई थी। और 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो के द्वारा, तो उस सांप्रदायिक निर्वाचन का और अधिक विस्तार कर दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित कुछ और प्रावधान इसमें बढ़ाए गए थे, ठीक है। और तीसरा इसमें यह था कि इसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया, मत देने का अधिकार मिल गया। महिलाओं को भी मताधिकार मिला, ठीक है। यह एक बड़ा परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथा पे आते हैं। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं जो थी वह किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी। किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन इन प्रस्तावों को स्वीकृति अगर गवर्नर जनरल की होगी तभी यह लागू होगा। तो स्वीकृति के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। अगर गवर्नर जनरल की सहमति नहीं है तो वह लागू नहीं होता, ठीक है। इन प्रस्तावों को गवर्नर जनरल स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था। और इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक और अधिकार था कि वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट 5वें में आते हैं। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य जो थे यह बजट को अस्वीकार कर सकते थे। बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन अगर गवर्नर जनरल उस बजट को आवश्यक समझेगा तो वह सदस्यों की सहमति के बिना भी उस बजट को स्वीकृत कर सकता था अथवा पारित कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि नाम मात्र के अधिकार दिए गए थे बाकियों को, और गवर्नर जनरल को पूरी क्या कहते हैं, शक्ति दी गई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रांतीय परिषद वह अब इनका नाम बदल दिया गया और यह अब विधान परिषद कहलाई जाने लगी। विधान परिषद, इन्हें अब विधान परिषद का नाम दिया गया, ठीक है। तो यह था। अब है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार में किस तरह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंदर परिवर्तन हुए, तो केंद्रीय में पढ़ लेते हैं। 1919 के ही प्रावधान में यह भी है। अब केंद्रीय कार्यपालिका में भी गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। तो यहाँ भी सुप्रीमेसी गवर्नर जनरल की ही थी। केंद्र में सुप्रीमेसी थी तो ऑब्वियसली प्रांत में भी होगी। तो यहाँ पे केंद्र की बात अभी हम कर रहे हैं, तो गवर्नर जनरल की केंद्र में भी सुप्रीमेसी थी, ठीक है। अब आगे है दूसरा। अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें जो परिवर्तन था कि जितने भी विषय केंद्रीय सरकार को दिए गए थे उन सभी विषयों को यहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। विषय
दो पार्ट में डिवाइड किए गए। तो पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ भी महत्वपूर्ण विषय जो थे वह गवर्नर जनरल को दिए गए। महत्वपूर्ण एक तो केंद्रीय और प्रांतीय, इसे लिख ही लेते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय दो विषयों में बांटे गए। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण विषय गवर्नर जनरल को दिए गए। और गवर्नर जनरल की जो यहाँ पे कार्यकारिणी थी, इसमें 8 सदस्य थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अगर हम देखें, यहाँ केंद्र की कार्यकारिणी की बात हो रही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कुल मिलाकर उस समय 8 सदस्य होते थे। ठीक है, इन 8 सदस्यों में से 3 जो थे, ये भारतीय होते थे। ये भारतीय नियुक्त किए गए थे। इन भारतीयों को कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए थे? तो उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग इन्हें दिए गए थे। ठीक है, उद्योग विभाग दिए गए थे। और आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को, इस प्रांतीय आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को हमने अभी पढ़ा है, महत्वपूर्ण इसको शक्ति थी, महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त थी। गवर्नर जनरल की ही यहाँ पर सुप्रीमेसी थी। ठीक है, और उसके अलावे आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में बांटा गया था विषयों को। तो केंद्रीय अथवा प्रांतीय, इन सभी विषयों से संबंधित जो भी मांगे प्रस्तुत की जाती थी, जो भी मांगे सरकार के सामने प्रस्तुत की जाती थी, इन मांगों पर गवर्नर जनरल जो है यह कटौती कर सकता था। अर्थात यह अपने हिसाब से इसमें फेरबदल कर सकता था। ठीक है, और इसके अलावे केंद्रीय व्यवस्थापिका किसी प्रस्ताव को अगर अस्वीकार कर देती है, किसी भी तरह के प्रस्ताव को अगर अस्वीकार कर देती है, अस्वीकृत प्रस्तावों को गवर्नर जनरल क्या करता था? स्वीकृत कर सकता था, अर्थात स्वीकृत करवा सकता था। ठीक है, और इसके अलावे यहाँ भी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, तो संवैधानिक विकास अर्थात अपने संविधान और शासन को चलाने का अनुभव हम इन्हीं अंग्रेजों के संवैधानिक परिवर्तनों से, संवैधानिक सुधारों से सीख रहे थे। और इन्हीं सब में से हमने अच्छी अच्छी बातों को चुन करके अपने संविधान में शामिल किया था। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तो इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका हमने पढ़ लिया। अब केंद्रीय कार्यपालिका के बाद अब केंद्रीय व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बना दिया गया था। द्विसदनीय अर्थात इसमें 2 सदन बनाए गए थे। द्विसदनीय व्यवस्था बनाया गया था इसमें। ठीक है, तो इस द्विसदनीय संस्था में एक तो केंद्रीय विधानसभा जो कि बहुत कुछ लोकसभा से इसकी रूपरेखा मिलती है। तो पहला तो केंद्रीय विधानसभा और दूसरा इसमें था राज्य परिषद जो कि
राज्यसभा से मैच करता है। यह केंद्रीय विधानसभा जो था यह निम्न सदन थी या निम्न सदन, और यह राज्य परिषद जो थी यह उच्च सदन थी। ठीक है, उच्च सदन। तो एक यह परिवर्तन हो गया केंद्रीय व्यवस्थापिका में। और दूसरा परिवर्तन कि इसमें केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी। तो देखते हैं इसमें सदस्य संख्या कितनी थी। तो केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या टोटल थी 145, और जिसमें इस 145 में से 104 जो होते थे वह निर्वाचित सदस्य होते थे। 104 निर्वाचित होते थे और बाकी बचे 41 लोग। तो इस 41 में से मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी। 41 जो थे वह मनोनीत सदस्य होते थे। 104 निर्वाचित और 41 सदस्य मनोनीत होते थे। अब इस 104 निर्वाचित में से इस 104 में से 52 जो थे वह सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य लोगों के लिए, और 30 जो थे इसमें 30 मुसलमानों के लिए, 30 मुसलमान, और इसके अलावे 2 सिख थे, और इसमें 20 विशेष सदस्य थे। 20 जो थे यह विशेष सदस्य थे। ठीक है। और उच्च सदन, यहाँ पे हमने केंद्रीय विधानसभा की बात की। उच्च सदन और निम्न सदन 2 भागों में बांटा गया था केंद्रीय व्यवस्थापिका को। ठीक है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। तो यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा की हमने बात की तो 145 सदस्य होते थे केंद्रीय विधानसभा में, जिसमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत, और इस 104 में से 52 सामान्य और 30 मुसलमान, और उसके अलावा 2 सिख और 20 विशेष सदस्य होते थे। ठीक है। और इसके अलावा जो राज्य परिषद थे या फिर उच्च सदन मानो इसको, तो राज्य परिषद की सदस्य संख्या यहाँ पे ले लेते हैं इसको। राज्य परिषद में कुल मिलाकर के कितने सदस्य होते थे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 60 सदस्य होते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, और इन 60 सदस्यों में से 26 जो होते थे वह 26 मनोनीत होते थे। 26 मनोनीत होते थे और 34 निर्वाचित होते थे। 34 जो थे यह निर्वाचित होते थे। ठीक है। और इन 34 निर्वाचित में से 20 थे सामान्य, 10 मुसलमान, 10 मुसलमान। ठीक है। 3 यूरोपीय और एक जो बच जाता है, एक और बच जाता है, जैसे कि 34, 20, 10, 30, 3, 33, और एक और बच रहा है। तो एक जो था यह एक था सिख। तो इस तरह से डिवाइडेशन किया गया था सभी सीटों का। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य जो थे वह प्रश्न पूछ सकते थे, और उसके अलावे ये अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे। अनुपूरक मांग प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक है। स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, और
इसके अलावा बजट को भी यह अस्वीकार कर सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे। हालांकि ये बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन वहां पे जो हमने देखा प्रांतीय व्यवस्थापिका में अगर बजट को अस्वीकार कर देता है, जो मंत्रीगण थे उनको वे बजट अगर अस्वीकार कर भी देते थे, फिर भी गवर्नर जनरल उसको अगर चाहे तो उसको पारित करवा सकता था बजट को। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति अलग थी। बजट हालांकि अभी भी गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान व्यवस्थापिका में भी बजट को पारित करवा सकता था, लेकिन यहाँ पे 75% ही वह पारित करवा सकता था। 75% बजट को पारित करवा सकता था गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी शक्ति कम होती है। ठीक है, अब है अगला देखेंगे कि राज्य परिषद का कार्यकाल इसमें कितना था। ये केंद्रीय व्यवस्थापिका जो बनाई गई थी, इसके 2 सदन बनाए गए थे, हमने पढ़ा है पहले। तो इन 2 सदन में एक था केंद्रीय विधानसभा, हमने अभी पढ़ा है, फिर भी रिकॉल करा देती हूँ। केंद्रीय विधानसभा, और दूसरी थी राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद। तो इसमें से केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 3 वर्ष का कार्यकाल था। इसका केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल था 3 वर्ष। ठीक है, और इसके अलावे इसको हालांकि गवर्नर जनरल के इच्छा के अनुसार बढ़ा भी सकता था। गवर्नर जनरल इसको, तो गवर्नर के इच्छा अनुसार था, वह बढ़ा भी सकते थे इसके कार्यकाल को। और यहाँ पे राज्य परिषद में अगर बात करें तो राज्य परिषद का कार्यकाल जो था, यह राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। और इसमें जो सदस्य हो सकते थे वह पुरुष ही हो सकते थे, महिलाओं की इसमें भागीदारी नहीं होती थी। तो पुरुष सदस्य ही हो सकते थे। ठीक है, तो यह थी। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, कुछ भारतीय सदस्यों को क्या किया गया था कि सदन की अर्थात सरकार की स्थायी समितियों में नियुक्त किया गया था। स्थायी समितियों में नियुक्त किया गया था। तो ये समिति कौन कौन थी? ये समितियां थी वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति इत्यादि। सार्वजनिक लेखा समिति, इन सब में कुछ भारतीय सदस्यों को भी नियुक्त किया गया था। तो ये थे 1919 के अधिनियम की मुख्य बातें। नेक्स्ट में हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। तो 1935 वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और 1935 के अधिनियम से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि ज्यों की त्यों, अर्थात उनमें बिना कोई परिवर्तन किए ही हमारे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो 1935 में क्या क्या बातें थी, अच्छी या बुरी जो भी हो, उसे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।